गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं ना। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी पूर्वक पढ़िएगा। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या आदिकालीन साहित्य के विषय में हमने पढ़ाई की थी, जिसमें कुछ चीज़ें शेष रह गई थी। उसी को मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी। और मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो क्लास 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए है, इसलिए दोनों ही क्लास के बच्चे इसको पढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जो अगला साहित्य है वो है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में नाथ साहित्य के जो भी कवि हैं उनकी संख्या 9 मानी गई है। 9 कवि हैं जो नाथ साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और नाथ साहित्य के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है मत्स्येंद्र नाथ। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। तो जैसा कि मैंने बताया कि नाथों की संख्या 9 मानी गई है, जिसमें मुख्य रूप से 3 लोग हैं जिनकी रचनाएं प्राप्त होती हैं। उसमें है मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ और जालंधर नाथ। ये 3 कवि मुख्य रूप से नाथ संप्रदाय के हैं और इनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। मत्स्येंद्र नाथ की रचना का नाम है ज्ञान कारिका। जो मत्स्येंद्र नाथ जो कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इनकी रचना का नाम है ज्ञान कारिका। और दूसरे कवि गोरखनाथ जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए, तो गोरखनाथ जी की रचना का नाम है गोरख बानी। गोरखनाथ जी की रचना का क्या नाम है? गोरख बानी। और जालंधर नाथ जो है, इनकी रचना है विमुक्त मंजरी गीत। जालंधर नाथ जी की रचना का क्या नाम है? विमुक्त मंजरी गीत। और अब आते हैं हम लोग सिद्ध साहित्य के जो कवि हैं उनकी संख्या 84 मानी गई है। 84 कवि हैं जो कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ये जो सिद्ध साहित्य है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा थी, बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो वज्रयान शाखा थी, उसी के लोग सिद्ध साहित्य के कवि कहे जाते हैं। तो सिद्ध साहित्य के जो कवि हैं ये अपने नाम के पीछे पा जोड़ते हैं। इनका जो भी नाम है उस नाम के पीछे ये पा जोड़ते हैं, जैसे सरहपा, शबरपा आदि। तो सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं। इसके सिद्ध साहित्य के जो सबसे प्रमुख कवि हैं वो हैं सरहपा। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि कौन है? सरहपा। और उनकी रचना है दोहा कोश। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा जी की रचना है। और अगले कवि हैं शबरपा। कौन से कवि हैं? शबरपा। और इनकी रचना है चर्या पद। शबरपा जी की रचना का क्या नाम है? चर्या पद। अगले कवि हैं डोमभिपा। और इनकी रचना है डोम्बी गीतिका। डोमभिपा कवि जो हैं इनकी रचना का नाम क्या है? डोम्बी गीतिका। तथा अगले कवि हैं लुइपा। लुइपा की रचना का नाम है लुइपा गीतिका। लुइपा की रचना का क्या नाम है? लुइपा गीतिका। तो ये सभी सिद्ध साहित्य के जो मुख्य कवि हैं उनके बारे में आप लोगों ने भी देखा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो पंडित राहुल सांकृत्यायन जी हैं, जो कि एक विद्वान हैं हिंदी साहित्य के, उन्होंने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने। तो बच्चों, ये जो अभी आपने पढ़ा नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य और जैन साहित्य, इन साहित्य के अंतर्गत भी कुछ कवि हैं इस काल में जो कि इस साहित्य की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं और उनकी रचनाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आइए उनके बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो आदिकाल के जो अन्य कवि हैं जो कि रासो, जैन, नाथ और सिद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आइए उनके विषय में जान लेते हैं। तो इस जो आदिकाल के अन्य कवि हैं उसमें हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति। इनकी रचना है विद्यापति पदावली। विद्यापति जी की रचना है विद्यापति पदावली।
और इनको एक उपाधि प्राप्त हुई है। इनको क्या उपाधि प्राप्त हुई है? मैथिल कोकिल। इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? कोकिल का मतलब होता है कोयल, और मैथिल जो है ये एक भाषा का नाम है, जो कि हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत जो बिहारी हिंदी भाषा आती है उसमें मगही, मैथिली और भोजपुरी भाषाएं आती हैं। तो विद्यापति जी ने जो एक पदावली लिखी है इसमें इन्होंने मैथिली भाषा का प्रयोग किया है, तो इसीलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, क्योंकि इनकी पदावली जो है वो बहुत ही सरस और आनंद देने वाली है, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है। तो अगले कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी की जो रचना है वो है एक खालिक बारी, और दूसरी रचना है, बहुत सारी और भी रचनाएं इनकी प्राप्त होती हैं फुटकल रूप में, उसमें खुसरो की पहेलियाँ, इन्होंने पहेलियाँ बहुत सी लिखी हैं। तो अमीर खुसरो जी की एक रचना है खालिक बारी, और उसके बाद है खुसरो की पहेलियाँ। खुसरो जी जो है इनकी जो भाषा है वो हमारी खड़ी बोली हिंदी के काफ़ी निकट है। मतलब आदिकाल में और किसी ने इतनी स्पष्ट भाषा में नहीं लिखा है जितना अमीर खुसरो जी ने लिखा है। तो इनको कहा जाता है कि आदिकाल की ये हिंदी के प्रथम कवि, इनको भी बहुत विद्वानों ने माना है। अगले कवि हैं अब्दुर रहमान। अब्दुर रहमान, और इनकी रचना है संदेश रासक। अब्दुल रहमान जी की रचना का नाम क्या है? संदेश रासक। और इसी क्रम में अगले कवि हैं स्वयंभू। कौन से कवि हैं? स्वयंभू, और उनकी रचना है पउम चरिऊ। पउम चरिऊ। अगले कवि हैं पुष्पदंत, और पुष्पदंत जी की रचना है महापुराण। पुष्पदंत की रचना का क्या नाम है? महापुराण। और अगले कवि का नाम है धनपाल। धनपाल, और इनकी रचना है भविष्यत कहा। ये इस तरह इसलिए लिखा गया है क्योंकि तब हिंदी का पूरी तरह से खड़ी बोली हिंदी का विकास नहीं हुआ था, तो इन लोगों ने अपभ्रंश भाषा में लिखा है, इसलिए इसको भविष्यत कहा ये रचना का नाम है। वैसे तो इसका शुद्ध रूप होगा भविष्यदत्त कथा, लेकिन क्योंकि ये अपभ्रंश भाषा में है, शुद्ध हिंदी में नहीं है, इसलिए इसका नाम है भविष्यत कहा। तो भविष्यत कहा ये किसकी रचना है? धनपाल की। और अगले कवि हैं जोइंदू। कौन से कवि हैं? जोइंदू, और इनकी रचना है परमात्म प्रकाश। जोइंदू जी की जो रचना है उसका नाम है परमात्म प्रकाश। और अगले कवि हैं कुशल लाभ। कवि का नाम क्या है? कुशल लाभ, और इनकी रचना का नाम है ढोला मारूरा दोहा। कुशल लाभ की रचना का क्या नाम है? ढोला मारूरा दोहा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़िए, याद करिए, यही आपका काम है। तो ठीक है, फिर अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।